हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 15 है। इसमें हम 19वीं व 20वीं सदी में जो सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण हुआ था उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको ईमानदारी के साथ हर क्वेश्चन मिलाना है और अपनी तैयारी को भी परखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और जो भी ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन कर रहे रीट एग्जाम की, मैं उन्हें कुछ कहना चाहता हूँ, वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस देखते पहले। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था? तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था राजा राममोहन राय को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो किसका महत्वपूर्ण योगदान था आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजा राममोहन राय। ये आपको ध्यान रखना है। और सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1829 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये जो पुनर्जागरण वाला टॉपिक है, हर बार रीट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंटेस्टली ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए। सारे फैक्ट इसके, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आपको कंटेस्टली याद होने चाहिए। आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, इनका जन्म हुआ था गुजरात में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स, राम मोहन राय, विलियम डेरेजियो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो देखिए, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनाया था। तो कानून किसने बनाया था वो आपको बताना है। तो देखिए, कानून बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। कब? 1829 में। ये आपको ध्यान रखना है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसमें विलियम बेंटिंग की सहायता किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। आगे देखते हैं फिर। आर्य समाज ने किसे प्रोत्साहन दिया? स्त्री शिक्षा को, धर्मांतरण को, मूर्ति पूजा जो विरोध है उसको, या फिर उक्त सभी को? तो देखिए, आर्य समाज ने इन सभी को प्रोत्साहन दिया था। स्त्री शिक्षा को भी दिया था। जो ईसाई लोग थे उनका वापस हिंदू धर्म में धर्मांतरण, और जो मूर्ति पूजा विरोध है उसका भी समर्थन किया गया था आर्य समाज के द्वारा। तो यहाँ पर उक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई राजा राममोहन राय के द्वारा? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको आता है तो। आगे देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आधुनिक भारत का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राममोहन राय को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं फिर। भारतीय पुनर्जागरण का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। ये आपको ध्यान रखना है। राजा राममोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक। वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार आया हुआ है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। 1856 का विधवा पुनर्जागरण कानून
किस समाज सुधारक के प्रयासों का परिणाम था? तो देखिए ये परिणाम था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा ईश्वर चंद विद्यासागर का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए ये लिखी गई थी ताराबाई शिंदे के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, जातीय भेदभाव के खिलाफ सतनामी आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे, तो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, बी आर अम्बेडकर, घासीदास, ज्योतिराव फुले। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, घासीदास। आगे देखते फिर, पूर्वी बंगाल में निम्न जाति के लोगों के साथ जातीय भेदभाव के विरुद्ध मनुआ पंथ के संस्थापक थे, तो कौन थे आप बताएं? अरबिंदो घोष, राजा राममोहन राय, श्री हरिदास ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर। तो देखिए मनुआ पंथ के संस्थापक थे श्री हरिदास ठाकुर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिराव फुले इनके द्वारा, और ये की गई थी 1873 में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको रेट के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए कुछ स्टूडेंट डिमोटिव हो चुके हैं टोटली, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब रेट का एग्ज़ाम काफ़ी लेट होगा। तो देखिए अगर आपसे कहूँ कि अगर रेट का एग्ज़ाम अगर 3 महीने बाद भी हो जाए, तो क्या आपकी इतनी तैयारी है कि आप उसमें सिलेक्शन ले पाए? देखिए इस बार आप माने या ना माने, लगभग 15 से लगाकर 20 लाख के आसपास फॉर्म भर जाएंगे रीट एग्ज़ाम में। तो देखिए इतने फॉर्म में लगभग आप मान के चलिए कि लाख या 2 लाख के आसपास ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले रीट का एग्ज़ाम दे रखा है। तो आपका रियल कंपटीशन तो इनसे है जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनकी तैयारी काफ़ी अधिक शानदार लेवल की है। तो आप अपने को तोले कि आप किस स्तर पर हैं। जब तक आप अपना गोल फिक्स नहीं करेंगे कि मुझे तो रीट में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तब तक देखिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हमेशा टारगेट रखना है कि आप 150 में से लगभग 130 प्रश्न के आसपास सही करके आए, और इससे अधिक ही करके आए। जब आप ये टारगेट लेके चलेंगे तब भी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और आप हमेशा मोटिवेटेड रहे। देखिए अगर आप मोटिवेट नहीं रहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा? तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें और केवल अपने टारगेट पर ध्यान दें कि मुझे इस बार रीट निकालनी है। और देखिए अगर आपने इस बार रीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, तो जब भी नेक्स्ट रीट की भर्ती आएगी शायद 2-3 वर्ष तो लगेंगे ही, क्योंकि आपको पता है लास्ट बार 2017 में फॉर्म निकले थे। अब देखिए कितना चल रहा है 2020, अभी तक तो रीट की विज्ञप्ति भी नहीं आई है। तो अब कब विज्ञप्ति आएगी? तो आप देख लीजिए 3-3 साल के गैप में। तो समझिए कि 2021 में आपका एग्ज़ाम भी करवा लिया जाए, तो फिर बाद में उसके बाद वैकेंसी कब आने वाली है? 2023 या फिर 24 में। तो देखिए काफ़ी अधिक समय गुजर जाएगा, और हमें जो लाइफ मिली वो एक बार ही मिली है। हम इतना समय व्यर्थ नहीं कर सकते। तो आपको जो टाइम है वो अभी इन्वेस्ट करना है अपने स्टडी में, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। और देखिए डिफ़िकल्टी आपको इसलिए भी होगी कि अगर आपका इस बार रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो अगली बार रीट होगी उसका पैटर्न भी काफ़ी हद तक चेंज होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी आ चुकी है। शायद हो सकता है कि इस बार रीट एग्ज़ाम पर इसका असर ना हो, कम हो या फिर नहीं होगा। लेकिन जो इस बार के अलावा जो अगली भर्ती होगी, ठीक है, उसमें निश्चित ही आपको नई शिक्षा नीति का प्रभाव देखने को मिलेगा। तब आपके लिए काफ़ी अधिक डिफ़िकल्टी होगी। तो देखिए आपको ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी को आगे रखना है। अगर आप तैयारी रखेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और देखिए जब ऐसा होना चाहिए कि समझिए कि आज आपका जो विज्ञप्ति है आज आपकी वो जारी हुई है, उस दिन आपके ऐसा होना चाहिए कि हमने 2 बार पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, 2 बार तक तो हमने पूरा रिवीजन पढ़ लिया है। ऐसा होना चाहिए आपके साथ, तभी आप पूरे मोटिवेट रहेंगे और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। अब ऐसा ना हो कि आपकी विज्ञप्ति समझिए कि आ जाइए
तब तक आपकी तैयारी आपने स्टार्ट ही नहीं की है, या फिर स्टार्ट की है तो एक बार भी आपने इसका रिवीजन नहीं किया है, तब तो देखिए आपके लिए काफ़ी अधिक मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आपको लगता है कि रीट का सिलेबस थोड़ा छोटा है, लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलतफहमी में हैं। आप ऐसा ना सोचें। देखिए रीट का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, लेकिन आपको स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। मैंने आपको कई बार कहा है कि आपको 6 से लगाकर 10 तक तो पुस्तकें पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, हिंदी के लिए भी आप जो 9 से लगाकर 10th की, शायद 9 से लगाकर 12th की एक पुस्तक आती है आरबीएसई बोर्ड की, वो आपको ज़रूर पढ़नी है। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट है, संस्कृत है या इंग्लिश है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करें। अगर आप रेगुलर रहे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और अगर आप, जब आपकी विज्ञप्ति जारी होगी तब तक अगर आप 2 बार अपना रिवीजन कर पाए, तब आपको और भी काम के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा, जैसे कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर भी आप काफ़ी अधिक मिला सकते हैं, तो उन सभी का फिर बाद में आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने एक बार भी रिवीजन नहीं किया है, तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो फिर टेस्ट सीरीज देने का और मॉक टेस्ट पेपर में लेने का मतलब भी नहीं होगा। फिर आपके पास टाइम भी कम बचेगा, और जो तनाव वाली स्थिति है वो उत्पन्न होगी। अगर वो स्थिति उत्पन्न हो गई तो आपकी जो स्टडी है वो अच्छे से नहीं होगी। अगर आपकी स्टडी फिर अच्छे से नहीं हुई तो आपका सिलेक्शन श्योर नहीं हो सकता। तो आप हमेशा टारगेट लेके चले कि मुझे 130 या 130 से अधिक ही अंक लाने हैं, और मुझे मेरा सिलेक्शन श्योर करना है, तो ही आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और एक बात आप ये माने या ना माने, आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है जो निरंतर अपने स्टडी कर रहे हैं। और आप माने या ना माने, लगभग 30 से लगाकर 50,000 स्टूडेंट ऐसे भी है राजस्थान में जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता वैकेंसी आ जाए, 6 महीने बाद में आए या फिर 1 साल बाद में आए, वो निरंतर अपने स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए फिर पोस्टें आपकी कितनी हैं? पोस्टें आपके लगभग 31,000 के आसपास हैं। तो कंपटीशन काफ़ी ज़बरदस्त है, और इसीलिए तो अधिकतर लोगों का गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो इसको हल्के में लेते हैं। और जो हल्के में लेते हैं फिर उनकी मुंह के बल खानी पड़ती है। तो आपके साथ ऐसा ना हो। अगर आप अभी पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका भविष्य जो है वो अच्छा रहेगा। तो अपने भविष्य की सोचें, अपने घर परिवार वालों की सोचें, और जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें। कुछ लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, जीवन में वो कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरा यही कहना था, आप अपनी स्टडी पर ध्यान दें। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको आगे भी कहा है कि आपको हमेशा मोटिवेट रहना है। अगर आप मोटिवेट रहेंगे तब ही आपसे क्या होगी, पढ़ाई होगी, और आपसे पढ़ाई होगी तो आपका सिलेक्शन होगा। आप सुखी रहेंगे, और अपना जो आपका जो घर परिवार वाले होंगे वो भी सुखी रहेंगे। धन्यवाद।